विज्ञान क्या होता है तो हम बता दिए कि हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, परीक्षण करेंगे और उसके आधार पर जो भी प्रयोग और परीक्षण किए उसके आधार पर हमको क्या पता चला उसी को विज्ञान कर देंगे। उसके बाद विज्ञान को कितनी शाखा में बांटा गया? तीन शाखा। पूछा जाएगा कि विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार। एक हो गया भौतिक शास्त्र जिसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं, दूसरा हो गया रसायन शास्त्र, क्या हो गया? जीव विज्ञान। तो पहला अगर हम बात करें भौतिकी शास्त्र की, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, हल्का हल्का पहले समझिए। भौतिकी शास्त्र में हम लोग प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? प्रकृति और प्रकृति में घटने वाली जितनी भी घटनाएं हमारे नेचर में, हमारे आसपास में जितनी भी घटनाएं होती है, जैसे दिन रात का होना, धूप बरसात का होना, सूरज का निकलना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का बनना, सेब गिरना, हम मारकर फेंके वापस नीचे आ गए, ठीक है। हम लोग का वजन चेंज कैसे होता है, हम लोग का द्रव्यमान कितना होता है, वजन चेंज भी होता है, बहुत तरह का फैक्टर है जिससे वजन चेंज होता है। चुंबक आपस में कैसे चिपकता है, हम लोग देख कैसे पाते हैं, हम लोग सुन कैसे पाते हैं। सुनना तो कुछ बायो में भी आ जाएगा तुम्हारा, लेकिन फिजिक्स में भी है, ध्वनि चैप्टर में। तो देख कैसे पाते हैं, मानव नेत्र की संरचना के बारे में। लाइट क्या है, लाइट का प्रॉपर्टी क्या है, आखिर हम पानी में जब लाइट अगर तिरछा फेंकेंगे तो हल्का मुड़ जाता है, पानी में रखी हुई छड़ी हमको टेढ़ी क्यों दिखाई पड़ती है, ठीक ना। अब कोई हाई स्पीड से जा रहा है तो उसको हम कैसे पता कर लेंगे कि कोई व्यक्ति कितना की चाल से चले तो मेरे पास पहुंचेगा। इन सब घटनाओं के बारे में, जितने तरह की हमारे आसपास में घटनाएं होती हैं, जितने तरह की भी घटनाएं होती है जो प्रकृति से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक शास्त्र कहते हैं, यानी कि फिजिक्स कहेंगे, ठीक है। फिजिक्स में हम लोग नेचर के बारे में पढ़ते हैं। सीधा सीधा कोई पूछे कि फिजिक्स क्या है तो कहना है भौतिक के नियमों का अध्ययन, या सॉरी प्रकृति के नियमों का अध्ययन। माने फिजिक्स में हम लोग प्रकृति के नियमों के बारे में पढ़ते हैं, प्रकृति में जितने भी नियम हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई? फिजिक्स कोई दिक्कत? अब आ जाते हैं थोड़ा सा रसायन शास्त्र में, जिसको हम लोग इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। कहने का मतलब है कि रसायन शास्त्र जो है इसमें हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ किससे किससे बनता है उसके बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ के क्या क्या गुण है उसके बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ क्या क्या करता है, मैंने पदार्थ से रिलेटेड, मैटर से रिलेटेड जितने भी टर्म होते हैं, जितना भी शब्द आएगा वो सब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। पूरा का पूरा मैटर के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ के बारे में। जैसे पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है मुख्य रूप से, और ऐसे टोटल कितना होता है? 5 अवस्था होता है। तो 5 अवस्थाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। मुख्य रूप से 3 होता है, लेकिन और भी 2 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। जैसे चौथा 3 अवस्था कौन कौन है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। और चौथी अवस्था है प्लाज्मा। चौथी अवस्था क्या है? और 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC। ये 9th में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो रसायन शास्त्र में हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ की प्रकृति, किससे किससे बना है, उसका क्या क्या गुण है। उस हिसाब से इसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, एक भौतिक रसायन, एक कार्बनिक रसायन, एक अकार्बनिक रसायन। तो भौतिक रसायन में हम लोग ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ते हैं। कार्बनिक रसायन में कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन जानते हो? कोयला। तो कार्बन से रिलेटेड जितना भी टर्म आएगा वो कार्बनिक रसायन में, जिसमें कार्बन नहीं रहेगा वो किसमें आ जाएगा? कार्बनिक रसायन में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं। भाई सजीव है कौन? हम लोग सजीव, जानवर सब, पेड़ पौधा। तो चूंकि हमारे आसपास में 2 ही तरह के सजीव होते हैं ना, एक वनस्पति हो गया, वनस्पति माने पेड़ पौधा ये सब हो गया, और एक प्राणी हो गया, हम लोग हो गए। तो इसको 2 भाग में बांट दिया गया, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पेड़ पौधों की संरचना क्या है, वो कैसे कैसे बना है,
पेड़ पौधों के गुण क्या है, वो सांस कब लेते हैं, कैसे वो परिवहन करते हैं, कैसे भोजन बनाते हैं, इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में इसमें पढ़ेंगे। और हम लोग से रिलेटेड जितना भी टर्म आएगा ना प्राणियों से, वो हम लोग किसमें पढ़ेंगे, प्राणी विज्ञान में पढ़ेंगे। तो हमको मेरे हिसाब से तुमको तीनों समझ में आ गया। भौतिकी शास्त्र किसके बारे में, नेचर के बारे में। भौतिकी शास्त्र में किसके बारे में, नेचर के बारे में। रसायन शास्त्र में किसके बारे में, मैटर के बारे में। और जीव विज्ञान में किसके बारे में, सजीव के बारे में। सीधा सीधा भौतिक शास्त्र में लोग नेचर या निर्जीव चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अब भाई लाइट थोड़ी सजीव है, लाइट सजीव है नहीं, उसमें निर्जीव चीज आ जाएगा। और रसायन शास्त्र में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ। इतना बात समझ में आ गई। आज हम लोग शुरू करेंगे भौतिकी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिक्स। फिजिक्स कहते हैं भौतिकी, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, फिजिक्स कहेंगे। कोई दिक्कत इतना में नहीं। चलो अब जो है इसका अंग्रेजी वर्ड क्या है, फिजिक्स। फिजिक्स ये जो है, ये भी है जैसे साइंस जो है एक लैटिन शब्द से बना है जिसका नाम क्या है, साइंटिया। उसी प्रकार से फिजिक्स भी एक लैटिन वर्ड से बना है, फ्यूसिस। किससे, फ्यूसिस। इस फ्यूसिस का हिंदी मतलब होता है प्रकृति। जो अभी हम तुम लोग को बताया नेचर, प्रकृति को इंग्लिश में क्या कहेंगे, नेचर। नटूरे मत पढ़ते हो, नेचर, ठीक है। तो फिजिक्स, कोई पूछे कि फिजिक्स क्या है तो सीधा सीधा ऐसे तोड़कर बोल सकते हो कि फिजिक्स एक लैटिन शब्द फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति होता है। अर्थात फिजिक्स में हम लोग प्रकृति के मूलभूत नियम, जो बेसिक नियम है ना, एकदम बेसिक नियम, उनके बारे में पढ़ते हैं। या आधारभूत नियमों का, प्रकृति के आधारभूत नियमों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। प्रकृति के जो बेसिक लॉज है, एकदम जो बहुआ वाला लॉज है, एकदम आसान है, बहुत आसान फिजिक्स है, पूरा समझ में आ जाएगा। ये समझ गए ना तो तुमको ना हर चीज का काउस पता चलेगा। हर चीज का काउस करने का मतलब कि हम लोग बैठ कब पाते हैं, क्यों बैठते हैं हम लोग, आखिर बैठते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं बोर्ड पर, तो कैसे लिखा जाता है, एकड़ा पे लिखा जाएगा तो ये मिट जाएगा, और वही हम दीवार पे लिखेंगे तो मिटेगा जल्दी, नहीं मिटेगा। दरवाजा क्यों खुल जाता है, आखिर दरवाजा में, जैसे गेट है मान के चले, जैसे हम किताब से ये बात पकड़ते हैं, ये बुक ले लीजिए। अब मान लो ये गेट है, ठीक है, अभी गेट लगा हुआ, हमको खोलना है, जरा बता तुम हम लोग कहाँ पकड़ेंगे, यहाँ ना, हैंडल कहाँ रहता है, कभी देखो हैंडल यहाँ है, तो यही हैंडल क्यों रहता है, आगे बताइए। टॉर्क एक घटना होती है, टॉर्क क्या, टॉर्च नहीं, टॉर्क के कारण ऐसा होता है। तो हम समझाएंगे आगे तुम लोग को, 11th क्लास में समझोगे, अभी तो 9th में है। तो यहाँ हैंडल रहता है, तो इसको हम लोग ऐसे खींचते खुलता है ना। कभी सोचे हो कि यहाँ हैंडल क्या नहीं रहता है, कभी ना सोचे हो, दिमाग में जाना तो चाहिए भाई कि हैंडल यहीं क्यों रहता है, यहाँ से खींचाता क्यों नहीं, सवाल ये है। जैसे तुम लोग तो सोचे नहीं होंगे कभी कि हैंडल यहाँ पर क्यों रहता है। एक और बात तुम लोग को हम बताए होंगे कभी कि भाई दीवार के पास हम लोग ऐसे जो है ऐसे खड़े नहीं रह पाएंगे एक पैर में, ये बताए। हाँ, सेंटर ऑफ मास के कारण ऐसा होता है। ये सब आगे का टर्म है, लेकिन हल्का हल्का आप लोग जानेंगे अभी। तो इस सब नियमों की जितना भी घटना है ना, उस सब घटना के बारे में पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स में। काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एकदम बोले ना तुम लोग 9th क्लास में सबसे मजेदार चीज यही है, बहुत मजा आएगा पढ़ेगा, पूरा याद हो जाएगा, समझ में भी आएगा, याद भी हो जाएगा। तो फिजिक्स की बात हो गई। अब देख एक और बात है, ये जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, ये फिजिक्स का संबंध ये तीनों एकरों से मैथ से भी। जैसे रसायन शास्त्र में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ, हम लोग भौतिकी में भी आ जाएगा, ठीक है। जीव विज्ञान के बारे में भी जो पढ़ेंगे वो भौतिकी में भी आएगा। जैसे जंतुओं के पास आँख होता है, आँख तो सबके पास होता है। अब आँख है तो वो आँख का माने वो आँख का क्या क्या संरचना है, आँख कैसे काम करता है, ये हमको कौन बताएगा, लेकिन आँख भाग किसका है, जीव विज्ञान। आई बात समझ में। तो इसमें इसका संबंध बाकी सभी सब विषयों से है, मैथ से खास करके
ऐसा कहा जाता है कि अगर तुमको मैथ नहीं आ रहा है ना तो तुम्हारा फिजिक्स पढ़ना बेकार है। फिजिक्स को हम लोग किंग ऑफ साइंस कहते हैं, माने विज्ञान का राजा। अब मैथ को कहते हैं क्वीन ऑफ साइंस, विज्ञान की रानी। अब रसायन शास्त्र यही बढ़ाती होगी, ठीक है। ये भी जीव विज्ञान है, जो बाल बच्चा वो जीव विज्ञान में आ जाएगा। तो फिजिक्स बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना। इस सब का फिजिक्स का संबंध जो है बाकी सब से है, फिजिक्स का संबंध बाकी सभी विषयों से है। समझ में आया? समाज से भी फिजिक्स का संबंध है। अब भाई समाज में, अब मान लो तुम रोड बना रहे हो, क्या बना रहे हो? रोड। अब उबड़ खाबड़ रोड बना दी, कैसा रोड बनाती है? उबड़ खाबड़। तब बताओ उस पे लोग चल पाएंगे ढंग से? नहीं। अरे इतने समझो ना भाई, कार तुमको साइकिल चला, साइकिल एक छोटा सा साइकिल ले लेते, साइकिल चलाना है, इस सपाट रोड है और जोता हुआ खेत है, तो केकड़ा में अच्छा से चलेगा? सपाट रोड में। का है खेत में अच्छा से क्यों नहीं चलेगा? मिट्टी टायर को पकड़े रहेगा तो एक बल लगता है जिसको हम लोग कहते हैं घर्षण बल। तुम लोग को पढ़ा चुके हैं। तो घर्षण के कारण ऐसा होगा। अब घर्षण के कारण ये ऐसा जब कभी होता है ना, दरवाजा खुल नहीं रहा है तो उसमें हल्का सा तेल गिराओगे ना तो क्या होता है? खुल जाता है। घर्षण के कारण हो रहा है। कोई दिक्कत है? तो समाज पे प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? अच्छा, एक और समाज, फिजिक्स का समाज पे प्रभाव और भी बहुत है। जैसे बहुत सारी घटनाएं होती है हमारे आसपास में। अब कोई कहीं बैठ रहा है तो घर्षण के कारण हम लोग किसी की आवाज़ सुन रहे हैं, जैसे चुगलखोर सब ना होता है। अब बैठा हुआ, अब कोई बतिया रहा है कि जन ले ऐसे ऐसे कहते हैं, अब बगल में जो है ये डुमडुमा जो है बैठल है, अब कोई भी कुछ बोलेगा तो उसका आवाज़ जो इसके पास आ जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि हम लोग जानते हैं ध्वनि ऐसे चलता है, ऐसे 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 चलता है, ऐसे चलता है। तो चलते 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 इसके कान के पास चला है, आई आके हमरा कह दे कि सर जी आपके बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था, और वही में एक में दो और मिला दिए। तो यहाँ पर ध्वनि की बात हुई, तो ध्वनि भी फिजिक्स का ही पार्ट। तो फिजिक्स में हम लोग सब कुछ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। समाज का भी फिजिक्स पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब जो है, अब हम लोग का चैप्टर शुरू हो रहा है। इतना में किसी को कोई समस्या? अब हम लोग का चैप्टर शुरू हो रहा है, और चैप्टर का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है भौतिक राशि। क्या है? भौतिक राशि। भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि अर्थात फिजिकल क्वांटिटी। अब बात करते हैं कि भौतिक राशि क्या होती है। बहुत ही आसान, कोई भी चीज, वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको किसी यंत्र से मापा जा सके, कोई भी वस्तु जिसको किसी यंत्र से मापा जा सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है ना। जिसको भी या जिसके पास परिमाण और मात्रा को, परिमाण समझते हो, वैल्यू, परिमाण माने मात्रा कितना है वो, भौतिक राशि सीधा सीधा कहते हैं कि किसको कहेंगे? वे सभी राशियां जिन्हें, वे सभी राशियां जिन्हें मापा जा सके, भौतिक राशि कहलाती है। कोई भी राशि हो, कोई भी चीज हो जिसको हम माप सकते हैं, जैसे लंबाई नाप सकते हैं कि नहीं? किसमें? मीटर में। अच्छा, मीटर में। हमारी लंबाई नापना हो तो किसमें नापे? फीट में, है ना। अब अच्छा, बहुत छोटा लंबाई नापना हो, जैसे त्रिभुज बनाने के लिए हम लोग के पास स्केल होता है। स्केल में सेंटीमीटर रहता है कि नहीं रहता है? तो अच्छा, बहुत ज्यादा दूर, जैसे यहाँ का पटना, यहाँ से पटना का दूरी नापना तो किलोमीटर में, है ना। तो जैसे जैसे देख रहे हैं कि छोटा चीज है तो छोटा यूनिट, बड़ा है तो बड़ा। तो इस सब में लंबाई, यार हम लोग लंबाई को नाप सकते हैं कि नहीं? लंबाई कैसी राशि? भौतिक राशि। समय को नाप सकते हैं? समय को किस में नापते हैं? सेकंड में, मिनट में, घंटा में, दिन में भी तो नापते हैं। दिन में, सप्ताह में, महीना में, साल में, दशक में, शतक में।
अरे भाई 100 साल भी तो होता है। अच्छा 1000 साल भी होता है ना। तो हजारों साल पहले की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल रहती थी। कहानियां ना मोबाइल में देखते हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या कि भाई समय को भी नाप सकते हैं। अच्छा द्रव्यमान को जैसे हम पूछे कि हम मेरा द्रव्यमान कितना है, केल्विन किलोग्राम। अरे भाई आलू लेने जाते हो, तुम चीनी लेने जाते हो तो नापते हो ना। अब कोई आदमी को देख ले, कोई जैसे मान लो अब हमको कोई कहते हैं बोले कि पतला है सर, आपको एकदम मोटा थुथुल आ गया तो मोटा कैसे पता चल रहा है, उसका द्रव्यमान ज्यादा, मेरा द्रव्यमान कम, उसका वजन ज्यादा, एक वजन भी होता है तो द्रव्यमान भी नाप सकते हैं। अच्छा टेम्परेचर को नाप सकते हैं कि नहीं? किसमें? केल्विन में और फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में। केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इन तीनों में नापते हैं। अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहता है ना कि हाँ भाई आपको जो है ना 100 बुखार है, तो फ़ारेनहाइट में नापता है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री नहीं बोला, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में 98.6, कोई दिक्कत? तो ये सब हम लोग नाप सकते हैं ना। अच्छा क्षेत्रफल नाप सकते हैं कि नहीं? एरिया नापते तबे ना कहते हैं कि हमारे पास 2 बीघा जमीन है, इतना जमीन है, बीघा में, कट्ठा में, हेक्टेयर में, है ना, एकड़ में, तो क्षेत्रफल भी नाप सकते हैं। अच्छा आयतन नाप सकते हैं? आयतन क्या होता है? आयतन किसे कहते हैं? बोलो बोलो। किसी वस्तु का कितना आयतन है? अरे वही आयतन है क्या? जैसे किसी भी वस्तु में कितना चीज अट सकता है। हाँ वेरी गुड। कोई भी वस्तु अपने अंदर कितना चीज हटा सकता है, यानी कि सीधा सीधा पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान, कोई भी मैटर कितना जगह छेक सकता है, कोई भी मैटर कितना जगह छेक सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। आयतन का मतलब कि कोई कितना जगह छेक रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। आयतन को भी नापते हैं लीटर में। अरे भाई कटोरा लेके जाते हो, भीख मांगने के दूध लेने, अब तुम केन लेके जा रहे हो तो तुमको पता तो रहता है ना कि वो केन में के लीटर दूध हटेगा। अब जैसे कोई स्प्राइट पी रहा है, अब गया लेने तो घरे जैसे कोई भी तुमको बोला है ना कि जाओ 1.25 लीटर वाला स्प्राइट लेके आओ, तो तुम जाओगे, तुमको छोटा वाला बोतलवा दे देगा तो तुम लेके चलोगे, तो तुमको पता है कि 1.25 लीटर कितना होता है, तो आयतन भी नाप सकते हैं ना। अच्छा क्या हम लोग धारा को नाप सकते हैं? विद्युत धारा को किसमें? एम्पियर में नापते हैं। विद्युत धारा को किसमें नापते हैं? एम्पियर में। एम्पियर में नापते हैं। अच्छा तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि इन सभी, समझ में आ रहा है सबको? हम लोग देख क्या रहे हैं कि इन सभी चीजों को हम लोग नाप सकते हैं। नाप सकते हैं तो जिसको भी नाप सकते हैं उस सब को हम क्या कहेंगे? भौतिक राशि। यानी कि हमारा लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा हो गया, तापमान हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, इन सब को हम लोग नाप सकते हैं ना। तो ये सब नापा जा सकता है, मापा जा सकता है, इसीलिए ये सब कैसी राशि है? किसी को कोई समस्या? आगे बढ़े। अब देखो हम लोग सबको नाप तो रहे हैं, लेकिन इसमें होता क्या है ना कि कुछ एकदम आजाद होता है, वो दूसरा पे निर्भर नहीं करता। जैसे समय नापना है तो मिनट में, सेकंड में ऐसे नाप लेंगे, लंबाई नापना है तो मीटर में। अब क्षेत्रफल नापना है तो क्षेत्रफल के लिए हमको लंबाई और चौड़ाई चाहिए दोनों। तो क्षेत्रफल के लिए हम लोग लंबाई के पास जाएंगे ना, तो क्षेत्रफल किस पे निर्भर कर रहा है? लेकिन लंबाई किसी पे निर्भर कर रहा है? तो निर्भरता के आधार पर भौतिक राशि को 3 भाग में बांटा गया। भौतिक राशि को कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 3 भाग। एक हमारा होता है आधारी राशि। आधारी भौतिक राशि बोलो या केवल आधारी राशि, कोई दिक्कत? इसको इंग्लिश में जानो, सबका इंग्लिश में याद रखना है, ठीक ना, क्योंकि क्लास 11 में हम लोग फिर से पढ़ेंगे। तो 9th क्लास एकदम बेस मजबूत रखो। इसको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, नहीं राशि है ना, यूनिट बाद में है, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शॉर्ट में लिखेंगे PQ, ठीक है। दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। कैसी राशि? इसको डेराइव कहते हैं, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। और तीसरा होता है संपूरक राशि।
क्या बोलेंगे? संपूरक राशि इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। 3 हो गया। कौन कौन? आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि और संपूरक राशि। आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि और नाम है आधारी। आधारी राशि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो स्वतंत्र हो, जो किसी पे निर्भर ना करे, तो ये स्वतंत्र होती है। ये क्या होती है? स्वतंत्र लिखी जाती है। इसको लिखने में किसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लिखी जाती है। एकदम आजाद, एकदम फ्री है, इसको लिखने में कोई टेंशन नहीं है, किसी पे निर्भर नहीं करता है। आधारी राशि की संख्या कितनी है? 7 वो संख्या इसकी। अभी हम 7 का नाम बताएंगे तुम लोग को। अच्छा, व्युत्पन्न राशि क्या होता है? व्युत्पन्न राशि क्या होता है? व्युत्पन्न राशि वो होता है, हाँ, व्युत्पन्न ये आधारी राशि पर क्या करती है? निर्भर करती है। व्युत्पन्न राशि जो है किस पे निर्भर करती है? आधारी राशि पर निर्भर करती है। कौन? व्युत्पन्न राशि। किस पर? मैंने बिना इसकी सहायता के हम नहीं लिख पाएंगे। इसको अगर लिखना है तो ये चाहिए, इसको अगर लिखना है तो ये चाहिए, कोई दिक्कत? और संपूरक राशि इसके बारे में आगे डिटेल में जानोगे। अभी बस इतना जानो कि एक होता है, 2 एक होता है समतल कोण। क्या? समतल कोण। समतल कोण। और एक क्या होता है? घन कोण। समतल कोण और घन कोण। तो भौतिक राशि 3 प्रकार की, आधारी, व्युत्पन्न, संपूरक। आधारी राशि उसको कहेंगे जिसको हम लोग स्वतंत्र लिख सकते हैं। इसकी संख्या 7 है। 7 कौन कौन है बताते हैं थोड़ी देर में। व्युत्पन्न राशि उसको कहते हैं जो आधारी राशि पर निर्भर करता हो, जिसको इसकी सहायता से लिखा जा सके, और इसकी संख्या अनंत है, बहुत सारी है। और संपूरक राशि उसको कहेंगे 2 होता है। क्यों होता है? 2। एक होता है समतल कोण और एक, ठीक है। इतना बात समझ में आया?